कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो पा रहा था, उस कारण से मैं भी नहीं ले पाया क्लास। मैंने सोचा था कि लास्ट में ले लूंगा क्लास, जब महामुकाबला खत्म हो जाएगा उसके बाद क्लास ले लूंगा आपकी, बट इसी कारणवश मैं भी कल क्लास नहीं ले पाया प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में फिर स्वागत करते हैं सभी का। मैं चाहता हूं कि एक बार अपने दोस्तों को बुला लीजिए इस क्लास के अंदर। तो क्लास बहुत धमाकेदार रहने वाली है, मजेदार रहने वाली है। क्लास के अंदर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आंकिक प्रश्न की बात करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं, जो है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम से, इलेक्ट्रोलाइसिस के जो रूल है फैराडे का, मतलब फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस का जो रूल है उसके नियम के आधार पर, फैराडे के नियम के आधार पर हम आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर इतने ज्यादा फार्मूले आपने लिखा दिए हैं, फार्मूले कहां यूज आएंगे। आज पता चल जाएगा कि फार्मूले कहां यूज आने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो स्वागत करता हूं इस प्यारी सी क्लास में। मैं चाहता हूं एक बार सभी अपने दोस्तों को बुला लीजिए। हाँ सर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक फिर से सर बताइए, समझ में नहीं आया प्लीज सर। ओके बता दूंगा। और कुछ, और कोई डाउट है? नोट्स मिल जाएगा आज। विजय आ गया है, जो हमारा टेक्निकल गुरु है, हमारे यहाँ टेक्निकल गुरु विजय जी हैं। तो विजय आ गए हैं, स्कैन कर रहे हैं नोट्स को, ठीक है, स्कैन कर रहे हैं नोट्स को, आपके पास आ जाएगा। कुछ बातें करनी थी आपसे। क्या बातें कर सकता हूँ? थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए आपसे बातें कर सकता हूँ सर? आपका मंतोष कुमार हिल सिलेबस बहुत पीछे है सर, फास्ट कीजिए। अरे भाई बहुत पीछे नहीं है, चिंता मत करो, कवर हो जाएगा। दिवाकर जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाइए। अरे भैया अच्छे से कैसे पढ़ाऊं, और किस तरह अच्छे से पढ़ाया जाता है? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ले लीजिए। हाँ इसको यहां से, हाँ ठीक है। चलिए फिर देखो प्यारे बच्चों, मैं वार्तालाप ये करने वाला हूं कि जो आपका चैप्टर नंबर 10 था, जिसका नाम था हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, इसके बारे में मैंने आपको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा दिया है। हर एक बात आपके नोट्स में लिखी हुई है। मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिए हैं, प्रश्न भेज दिए हैं, आपको उत्तर खुद लिखना है उसका। अब जो भी क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं, क्या मैं आपको समझा सकता हूं कि अगर आपको खुद से प्रयास करना है, खुद से करना है, तो एक बार अपना करके देखिए। मैंने एक चैप्टर का इसलिए आपको आंसर भेज दिया था क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि किस बेस पर, किस आधार पर, किस टेक्निक के हिसाब से आंसर लिखे जाते हैं प्यारे बच्चों। मगर अब जो भी चैप्टर आएंगे प्यारे बच्चों, वो आप अपने अवलोकन के आधार पर, अपनी विवेक के आधार पर आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर आपके नोट में मैंने लिखाया है, नोट्स में आपको ऊपर लिखा मिल जाएगा। अब अपने विवेक के अनुसार आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे प्यारे बच्चों, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या बोलिए, बताइए, कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? एक बार बता दीजिए। यस सर, चले बढ़िया। सर मुझे नहीं आता बनाना। रोहित जी आपको एग्जाम में तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मैं तो बनाने नहीं आऊंगा ना। बनाओगे तो अभी तो सीखोगे, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में हर एक चीज सीख जाओगे। प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, तभी तो सीखोगे। और अभी जब क्वेश्चन बैंक का सीरीज आएगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर करा दूंगा, तो एक अलग सा नोट्स आपके पास आ जाएगा। मैं एक आपको अतिरिक्त देना चाहता हूं, एक प्लस पॉइंट देना चाहता हूं प्यारे बच्चों। जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक एनालिसिस कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, तो उस समय आपको प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएंगे। अभी आप अपने आप से खुद से उत्तर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। अपने विवेक के अनुसार से लिखेंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने ये लिखा है, मतलब मुझे ये याद है। जब मैं आपको कुछ भेजूंगा तो आप उसे रट्टा मारेंगे, रटेंगे। रटना नहीं है, याद करना है, पकड़ मजबूत करनी है। पकड़ तभी मजबूत होगी जब आप अपने विवेकानुसार हर एक बात को लिखना सीखेंगे। सीखोगे कैसे? नहीं भाई, सीखना पड़ेगा। 12th में आ गए हो, ये 10th नहीं है प्यारे बच्चों, प्रश्न और उत्तर। हाँ मैंने सेकंड चैप्टर का, विलियन चैप्टर का इसलिए आपको भेजा था ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए ये सीखने में कि आखिर प्रश्नों के उत्तर किस बेस पर, किस आधार पर दिए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या ये बात सभी को क्या क्लियर है? हाँ कुछ सवाल है, क्यों केमिस्ट्री वीक होता है? सबसे बड़ा केमिस्ट्री वीक होने का यह कारण है कि आपका फोकस केमिस्ट्री पर ना होना। केमिस्ट्री देखो, को लोग कहते क्या है मुझे नहीं पता है, केमिस्ट्री एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। इतना डिफरेंट सब्जेक्ट है कि किसी से जल्दी मेल नहीं खाता है। एक बार फिजिक्स आपके दैनिक कार्यों में चल जाएगी, मगर केमिस्ट्री में ऐसा कुछ है जो आपके दैनिक कार्यों में नहीं चल पाएगा। ऐसे बहुत सारे अपवाद भरे पड़े हैं जो आपकी समझ से परे होंगे। आप पढ़ोगे तो आपकी समझ से परे होंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्यारे बच्चों, वो चीजें तभी आती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो ज्यादा। जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। मेरी बात पर विश्वास आपको तभी होगा जब आप रीड करोगे। रीड करके आओगे तो क्वेश्चन ज्यादा पुटअप कर पाओगे। ये सब बातें होती हैं। अभी क्वेश्चन बैंक आपको लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, सब्र कीजिए। जुलाई में, अगस्त में आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। अभी क्वेश्चन बैंक लेने के लिए क्यों बोल रहे हो जानते हो? जब मैं आपको प्रश्न पूछूंगा तो आप उस क्वेश्चन बैंक से आप उत्तर देख लोगे। मैं नहीं चाहता हूं आप उत्तर देखो, मैं चाहता हूं आप नोट्स में ढूंढो उनके उत्तर। हर एक नोट्स में हर एक आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ही, चिंता क्यों करते हो उसके लिए। तो फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री वीक तभी रह जाएगा आपका जब आपका केमिस्ट्री पर फोकस नहीं रहेगा, आपका रिवीजन कम रहेगा, तभी मेरा वीक हो जाएगा। मेरा भी वीक है, ऐसा नहीं है, बड़ा हार्ड नहीं है, ठीक है। ठीक है, चले
चलो आ गया। एक्सप्लेन करके बताइए, एक्सप्लेन कैसे किया जाता है शुभम जी, कैसे किया जाता है, जरा बताएंगे कुछ हमको, कुछ बताएंगे इसके बारे में, एक्सप्लेन करने कैसा किया जाता है। मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूं, जैसे आप कहते हैं अपने दोस्तों से आप वार्तालाप करते हैं ना, तो आप समझिए मैं आपका दोस्त हूं, थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं आज क्लास में, फिर बात करेंगे। बताइए जरा, बताइए। हाँ। हम्म। चलो आ जाओ, केमिस्ट्री कैसे मजबूत करेंगे पता चल जाएगा अच्छी क्लास में। पहले हम बात करेंगे वैद्युत अपघटन के उपयोग की, बात करेंगे आंकिक प्रश्न की। उससे पहले आपके डाउट की बात कर लेते हैं। बच्चों का कहना था मुझे विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं समझ में आया, ये आपको समझ में नहीं आया है। मैं आपको इसको दोबारा समझा देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक आपका फार्मूला मैंने लिखा था, मैं फार्मूले पर जिक्र करता हूं सीधे। आपका फार्मूला था सर W बराबर था Z इंटू आई टी। क्या सभी को ये फार्मूला याद है? फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर Z इंटू आई टी। क्या ये सभी को फार्मूला याद है क्या? एक बार यस सर बोल दीजिए। अब यहां नजरें रहनी चाहिए, जो भी सवाल जवाब है आपके क्लियर हो जाएंगे। बताइए जरा, W बराबर जेड आई टी सभी को याद है? यस सर या नो सर में जवाब देते रहेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। W बराबर जेड आई टी। अच्छा एक बात देखना जरा, अगर मैं एक काम करूं, I का मान 1 रख दूं और T का मान मैं 1 रख दूं, तो क्या W जो है वो Z के बराबर आ जाएगा? W जो है वो Z के बराबर आ जाएगा क्या? यस सर आ जाएगा। अगर आप धारा का मान 1 एम्पियर रख देते हैं, T का मतलब समय का मान 1 सेकंड रख देते हैं, तो आपका जो निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा होगी, W क्या है? W क्या है सर? इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है सर, पदार्थ की मात्रा ये है। और जो हमारा Z है वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE है, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो मैंने क्या कहा, यदि धारा का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए, समय का मान 1 सेकंड कर दिया जाए, ठीक है, धारा का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए, समय का मान 1 सेकंड कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। यदि किसी सेल में, ऐसे बोलो, यदि किसी सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यह एकदम सिंपल सी परिभाषा है, समझे? एकदम सिंपल सी परिभाषा, एकदम सिंपल सी। यदि किसी सेल में 1 एम्पियर, आई का मतलब धारा, एम्पियर में बोलोगे, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्रा होती है वही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। सिंपल सी ये बात थी, ठीक है। फार्मूलों की जिक्र हम लोगों ने कर ली थी। आज जहां से टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर, आ जाओ। बात करेंगे पहले वैद्युत अपघटन के उपयोग। वैद्युत अपघटन के उपयोग, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या कह सकते हो फैराडे के वैद्युत अपघटन के उपयोग। हेडिंग ऐसे भी आ जाएगी, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, फैराडे के वैद्युत अपघटन के उपयोग क्या है? क्या आ जाएगा? फैराडे के वैद्युत अपघटन के उपयोग क्या है? तो आपको यही, आपको वैद्युत अपघटन के उपयोग लिखने हैं भाई। फैराडे के वैद्युत अपघटन के उपयोग यही है, ठीक है। आ जाओ जरा, देखो जरा, अगर उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है धातुओं या धातुएं जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि के निष्कर्षण में, आदि के किसमें? निष्कर्षण में। प्यारे बच्चों, मतलब क्या है सर, जब हम धातुएं लेते हैं या धातु के ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, या आपको चैप्टर पढ़ाएंगे धातुओं का निष्कर्षण, चैप्टर नंबर, मुझे लगता है ये चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 6 है धातुओं का निष्कर्षण। वहां पर हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको धातुओं को निष्कर्षित करके दिखाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत अपघटन के प्रयोग से हम सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जैसी धातुओं का निष्कर्षण कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जरा देखो, अनिल सर का था। दूसरा पॉइंट जरा देखो, अशुद्ध धातुओं या अशुद्ध धातुएं जैसे Fe, Cu, Au
आदि के शुद्धिकरण में, आदि के शुद्धिकरण में, किसमें? आदि के शुद्धिकरण में प्यारे बच्चों। मतलब क्या है सर कि हम कुछ धातुओं का निष्कर्षण भी कर पाते हैं, कुछ धातुओं को अलग भी कर सकते हैं, और कुछ धातुओं का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, कुछ धातुओं को शुद्ध भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे सर? तीसरे पॉइंट में हम करेंगे विद्युत लेपन में। किसमें? विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद कीजिए, आपने 10th में एक हेडिंग पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? जहां आपने संक्षारण पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था संक्षारण से बचने के उपाय। संक्षारण से बचने के उपाय में आपने पढ़ा था विद्युत, क्या पढ़ा था? विद्युत लेपन में हो गया। विद्युत लेपन का मतलब क्या? एक विद्युत, मतलब एक के ऊपर दूसरे की परत चढ़ा देना। जैसे एक धातु है, उस धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना। विद्युत लेपन में हम कर सकते हैं किसी धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत को चढ़ा सकते हैं, विद्युत लेपन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर विद्युत लेपन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम करते हैं किसका प्रयोग? फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों का प्रयोग भी हम विद्युत लेपन में करते हैं प्यारे बच्चों। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? क्या बोलिए जरा, क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? क्या क्लियर है? यस सर। याद करने हैं ये पॉइंट, आपको याद करने हैं, पेपर में आते हैं। किसी के पास क्वेश्चन बैंक हो तो पलट के देख पाएगा कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? आपने कल ये बताया था कि फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है ना, फैराडे का जो द्वितीय नियम, जरा याद करो जरा पीछे वाली बात। फैराडे का सर जो द्वितीय नियम होता है, फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है, वहां आपने पढ़ा था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी पढ़ाया था आपने W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल EW के होता है। ये वाली बात आपने पढ़ाई थी, बताई थी कि अगर किसी भी हम पदार्थ का भार जानते हैं तो हम उस पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। क्या ये फैराडे के द्वितीय नियम में शामिल है कि नहीं शामिल है? जरा बता दो। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है कि नहीं है? कोई बताएगा जरा, बताइए जरा, ये याद है क्या? बहुत बढ़िया भाई, तो कह रहा हूं एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, विद्युत लेपन करने में फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ आपका सेकंड फैराडे का लॉ है, जहां आपने लास्ट में सबसे प्रूफ किया था W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EW के होता है, समतुल्य भार के होता है, तुल्यांकी भार के होता है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूं, समतुल्य भार। समतुल्य को क्या बोलते हैं? तुल्यांकी भी बोलते हैं, दोनों लिख लो। तुल्यांकी भार, समतुल्य भार या तुल्यांकी भार ज्ञात करने में क्या सही है? क्या ये बात, क्या सही है? क्या ये बात? बिल्कुल। EW नहीं होगा तो क्या होगा? E होगा। कुछ भी बोल दो, कह रहा हूं बोल रहे EW ही नहीं होगा। कैसे कैसे बच्चे हैं भाई। पांचवा देखो, पांचवे में क्या हो जाएगा? H2, ऐसे देखो, ऐसे लिखो, अधातुओं जैसे H2, Cl2 आदि के निर्माण में क्या ये भी बात सही है? क्या? यस सर, बिल्कुल सही है। ये जो आपने लास्ट में पॉइंट लिखा ना, ये तो आपने एग्जांपल में पढ़ाया था। जब आपने हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया था, विद्युत अपघटनीय एक सेल बना के पढ़ाया था, तो वहां पर आपने HCl का जलीय विलयन लिया था। जब आपने HCl का जलीय विलयन लिया था और उसका विद्युत अपघटन कराया था, किसके द्वारा? विद्युत धारा द्वारा। किसी पदार्थ का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। तो वहां जब आपने कराया था वैद्युत अपघटन, तो वहां पर मैंने सीखा था जब HCl का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो H2 और Cl2 निकलती है कि नहीं निकलती? अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु। क्लोरीन भी क्या है? अधातु। भाई धातु की श्रेणी में तो भी नहीं गिन सकते, ये पूर्ण रूप से धातु तो है ही नहीं है, मगर हम अधातु की श्रेणी में गिन सकते हैं। जैसे अगर सोडियम के साथ धातुओं के साथ अगर रखा जाए तो इसे अधातु की श्रेणी में गिना जा सकता है। तो आप कहोगे अधातुएं जैसे H2 और Cl2 आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग हम करते हैं। क्या सभी को याद हो गया? एक बच्चा कह रहा है जेड होगा सर। अरे बच्चा, सबसे लास्ट देखो, लास्ट में, एकदम लास्ट में देखो, मैंने लिखा था W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EW होता है। वो तो पहला फैराडे का नियम है। फैराडे का सेकंड लॉ यही है। ये फैराडे का सेकंड लॉ जो है वो यही है प्यारे बच्चों, क्या कि W जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये तो फैराडे का सेकंड लॉ है ही, मगर उसमें हम लोगों ने लास्ट में, सबसे लास्ट में ये बात प्रूफ की थी कि W जो है वो EW के भी समानुपाती होता है। जो आपका इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा होती है, जो पदार्थ का भार होता है, मात्रा होती है, वो आपके तुल्यांकी भार के भी समानुपाती होती है। ये भी लास्ट में हम लोगों ने पॉइंट लिखा था।
तो वही बात हम यहां से उठा के बात बता रहे हैं कि हम फैराडे के द्वितीय नियम से अगर बात करें तो हम किसी भी तत्व का भार जानते हुए उस तत्व का हम तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर सकते हैं। तभी हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा, समतुल्य भार या तुल्यांकी भार निकालने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? वैद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं, या कह सकते हो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों का उपयोग करते हैं। वैद्युत अपघटन का उपयोग कहां किया जाता है? यहां किया जाता है। धातुओं को निष्कर्षित करने में, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने में, विद्युत लेपन करने में, साथ में तुल्यांकी भार निकालने में, जिसे समतुल्य भार भी कहते हैं, साथ में अधातुओं जैसे H2 और Cl2 आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चले, चलो चलो आ जाओ, आगे बढ़े। खत्म पूरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने बता दिया। अगर आपको इस हेडिंग में कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो एक हेडिंग में और डाल देता हूं, यहां ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हो, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों के उपयोग। ये लो, दूसरी भी हेडिंग मैंने डाल दी, जो आपकी इच्छा करे वो डाल लो, दोनों से क्वेश्चन बन जाता है। ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है, नीचे से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ये पेपर में आएंगे। हाइड्रोजन धातु कैसे? अरे भाई, अधातुओं के साथ रखोगे तो धातु का व्यवहार करेगा, धातुओं के साथ रखोगे तो अधातुओं का व्यवहार करेगा। नहीं पढ़ाया है क्या आपको? आप ये बता दीजिए सर, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाया। हाइड्रोजन चैप्टर नहीं पढ़ाया था, वहां नहीं पढ़ाया था मैंने कि जब धातु के साथ रखोगे तो अधातु का व्यवहार, और अधातु के साथ रखोगे तो धातु का व्यवहार। वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों स्थान पर ये अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है अपने गुण के हिसाब से। हाइड्राइड बनाएगी तो 17 पे चली जाएगी, और हाइड्रोजन रहेगी तो 1 पर रहेगी। हर तरह पर अलग अलग गुण दिखाती है। निष्कर्षण का मतलब क्या होता है? निष्कर्षण का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। जैसे आपने सोडियम का ऑक्साइड ले लिया, तो धरती खोद के आपने निकाला, सोडियम का ऑक्साइड निकला, तो सोडियम के ऑक्साइड से सोडियम को अलग करना, निष्कर्षित करना, अलग करना, इसे कहते हैं निष्कर्षित करना, अलग कर देना, बाहर निकाल लेना उसको। ठीक है, चले। समतुल्य भार ज्ञात करने में अधातुओं जैसे H2Cl2 आदि के निर्माण में, अशुद्ध धातुएं जैसे आदि के शुद्धिकरण में, धातुएं जैसे Na, Al, Mg आदि के निष्कर्षण में। ठीक है, चले सवाल पे चले। चलो आ जाओ, अब सवाल करेंगे हम लोग, और सभी का ध्यान सवालों पर होना चाहिए। पहला सवाल आराम से पढ़ लीजिए। चलिए सवाल पहले पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, फिर बताइए सवाल में क्या है। पढ़िए, फटाफट पढ़िए। बता तो दिया, क्वेश्चन ये सामने तो आपके लिखा हुआ है, ये देखो ना, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों के उपयोग लिखिए। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो, करते हैं। लिखा है 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए। अच्छा, मुक्त का मतलब सर क्या दिया है? ध्यान सुनना, अब यहां पर आ जाओ बहुत ध्यान से, कॉपी पेन उठा लो। 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने में, मतलब सर ये W दिया है। कितना दिया है? 40.5 ग्राम। अच्छा सर, मुक्त करने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता? अब कूलाम किसका मात्रक होता है? आप कहोगे सर आवेश का होता है। बिल्कुल सही है, याद होना चाहिए। कितने कूलाम निकालना है, मतलब सर आवेश की मात्रा निकालनी है। क्यों निकालना है? कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी, जबकि इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया आपके सामने दी गई है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या है? आप बोलोगे सर दिया है Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन मिलके आपको एल्युमिनियम बना रहे हैं, ये आपकी रिएक्शन है। ये इतना दिया हुआ है, आपको क्यू का मान निकालना है। सर किसका मान निकालना है? क्यू का मान निकालना है। तो पहले जेड का मान पता होना चाहिए। क्यों जेड का मान पता होना चाहिए, जरा बात करते हैं। क्योंकि सर अगर हम हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे? हल ऐसे करेंगे सर, हम जानते हैं सर W बराबर जेड इंटू क्यू होता है। जहां जेड क्या होता है? आप बोलोगे सर जेड हमारा क्या होता है? सर जेड हमारा होता है, क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फैराडे कांस्टेंट, ये होता है। अगर ये होता है तो एक और फार्मूला होता है यहां, मोलर वेट इंटू क्या होता है? मोलर वेट हो गया अपॉन में एन फैक्टर इंटू एफ इंटू क्यू, ये एक फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। तो सर इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। पहले आपको एन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है? आप बोलोगे सर एन फैक्टर होता क्या है, ये भी तो बता दीजिए। एन फैक्टर का मतलब होता है, इस रिएक्शन में देखो जरा, इस रिएक्शन में एन फैक्टर का मतलब क्या होगा? मैंने कहा था एन फैक्टर का मतलब क्या होता है? धातु पर या अधातु पर। आंसर नहीं पूछा है, सवाल कैसे लगेगा वो देखना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर एन फैक्टर का मतलब क्या होता है? अम्लता होती है या क्षारकता होती है या धनायन या ऋणायन पर आवेश होता है। इतनी बातें पता है। ठीक है, ठीक है। एक और देखो, एन फैक्टर का मतलब अगर धातु हो तो धातु की संयोजकता होती है। क्या होती है? धातु की संयोजकता भी होती है। एक बात और सीखते चलो साथ साथ, जितना सीखोगे उतनी मजा आएगी। क्या होती है? धातु की संयोजकता होती है।
जहां जहां जो बात आएगी मैं सिखाते चलूंगा। धातु की क्या होती है? संयोजकता होती है। या क्या होता है? या एन फैक्टर का मतलब यह भी होता है, एन एफ का मतलब एन फैक्टर, एन फैक्टर का मतलब यह भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेडॉक्स रिएक्शन। इन रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या है कि जब आप रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हो, चाहे आप हाफ कर रहे हो चाहे आप फुल कर रहे हो, रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हो, चाहे आप केवल ऑक्सीकरण कर रहे हो चाहे आप अपचयन कर रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें भागीदारी किए हैं। तो जरा बता दो कि इसको देख पा रहे हो आप? यस सर। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो आप कहोगे सर एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। तो मैं ये यहां ये भी लिख सकता हूं कि यहां एन फैक्टर जो हमारा है वो 3 है। दूसरी कंडीशन से अगर एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे रेडॉक्स रिएक्शन हो, चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, चाहे रिडक्शन रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, अगर हम रिएक्शन देख पा रहे हैं तो रिएक्शन में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर यहां 3 है, तो इसलिए यहां पर एन फैक्टर हमारा 3 हो जाएगा। क्या ये डाउट क्लियर हो गया मन से? जितने लोगों को क्लियर हो गया एक बार यस सर बोल दीजिए, बोल दीजिए जरा, जरा बताइए क्लियर है? यस सर, सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात क्या अभी सभी को क्लियर हो गई कि यस सर एन फैक्टर हमको क्लियर हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो रही हो, चाहे वो रिडक्शन हो रही हो, मेरा ये डाउट क्लियर हो गया कि मैं सामने से रिएक्शन देख के बता दूंगा कि उसमें नंबर ऑफ इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो आपने कहा सर यहां 3 भाग ले रहे हैं, तो एन फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड रहना है। आपको साफ साफ आपको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉनों के सहारे आपको पता करना है कि एन फैक्टर हमारा कितना। क्या क्लियर हो गया? क्या कुछ लोगों को नहीं सर? क्या नहीं सर बताओ? यहां एन फैक्टर का मतलब धातु की संयोजकता होती है। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 3, वो तो याद कराई थी आपने, ना याद हो तो देख लो सर। यहां एल्युमिनियम के ऊपर कितना लगा है? 3 प्लस, मतलब धातु की संयोजकता कितनी है? 3, तो ऐसे 3 लिख दो। अच्छा सर नहीं पता मुझे, तो नंबर ऑफ इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने हैं? 3, तो हो गया 3। तो हर तरीके से देख लो, चाहे आपकी धातु की संयोजकता देख लो। सर एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? नहीं पता, तो सर एल्युमिनियम के ऊपर कितना लगा है? 3 प्लस, तो संयोजकता कितनी होगी? 3। मैंने कहा था संयोजकता में प्लस या माइनस नहीं लगाया जाता है, मतलब सर अगर एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस लगा है तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होगी। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग रेडॉक्स रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन की बात करो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भागदार कर रहे हैं? आपको होगा सर 3, इसलिए एन फैक्टर हमारा 3 हो जाएगा। चलो आ जाओ आगे बढ़े, सवाल लगाया जाए। अच्छा एक बात और बची, क्या बची जरा देखो, मोलर वेट क्या है? अच्छा निकाल दो। एल्युमिनियम का मोलर वेट कितना है बताओ भाई? एल्युमिनियम का कितना होता है? आप कहोगे सर 27। कितना होता है? 27 ग्राम पर मोल होता है। क्या सही बोल रहा हूं क्या? हाँ वो बताएंगे अभी, दोनों का अलग अलग नंबर हो। जब 2 हाफ रिएक्शन दी होंगी तो मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट करो उसके लिए। जब 2 हाफ रिएक्शन आएंगे तो मैं बताऊंगा उसके लिए। अभी एक सिंगल वाला सवाल है, इस सिंगल वाले सवाल पे समझो। जब डबल वाला सवाल आएगा तो डबल वाले सवाल पे समझाएंगे, बट जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करो ना, कि सर हाँ ये बात क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं धातु की संयोजकता से भी बता दूंगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बता दूंगा। 27 होता है, बिल्कुल सही सर। एल्युमिनियम का कितना होता है? 27। अब मोलर निकाल रहे हो तो ग्राम पर मोल लगा दो। अब सवाल में आ जाओ जरा, सब कुछ दिया है सर हमारा। डब्ल्यू कितना दिया है सर? डब्ल्यू हमारा दिया 40.5, तो ये दिया है सर 40.5। कितना दिया है? तो आप बोलोगे सर ये दिया है 40.5। अच्छा मोलर वेट कितना दिया है? 27। एन फैक्टर कितना दिया है सर? कितना दिया है? 3। फैराडे न्यूटन कितना होता है? 96,500 इंटू क्यू हमारा निकालना है। कितना निकालना है? क्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर? क्यू बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर बुला लीजिए, तो कितना हो जाएगा सर? 40.5 गुणे 3, 96,500 और बटे में 27 नीचे आ जाएगा सर, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको सर सॉल्व कीजिए, आप जरा सॉल्व करके बताइए जरा इसको कितना आ रहा है। बहुत अच्छे। 27 कैसे? अरे एल्युमिनियम का कितना होता है बताओ ना, 11th में सीखा था आपने भाई, भूल गए क्या? एल्युमिनियम का भार कितना होता है? 27। भूल गए? एल्युमिनियम का परमाणु भार आया 27 आया याद? एल्युमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक होता है, उसका परमाणु भार 27 होता है। अब मोलर वेट लगा है तो ग्राम पर मोल लगा दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, आंसर आया 3 × 10⁵ आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 3 × 10⁵ ये कैसे आ रहा है? कैसे लगाऊं मैं? चलो चल लगाता हूं मैं, तो निकालूं कुछ और ही नहीं आ रहा है। 3 × 27। ठीक है, एक पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, कैलकुलेशन कर लेता हूं। एक पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेता हूं, तो ये हो गया 90। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दिया, 9 से घटेगा, 9 1 कम 9, 9 7 63, ये कटेगा 9 चौक 36। हाँ ये कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 9 5 45, कट गया। कितना आया? कितना आया? 45 गुणे 965। 45 गुणे 965 कितना आ रहा है? एक 0 और है। हाँ बताओ जरा आप कितना आ रहा है?
4.34 बिल्कुल सही। कितना आ रहा है सर? 4.34। 4.34 इंटू पावर का 5 क्या आएगा? कूलम आएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया सर? ये हमारा निकल के आ गया आंसर। क्या आ गया? ये हमारा आ गया आंसर। क्या सभी को आंसर क्लियर हो गया? क्या आ गया? सही बोल रहे हो भाई शिवम जी, आप सही बोल रहे हो। सही है, चलें आगे बढ़े। 4.34 इंटू पावर का 5 क्या? सी का मतलब कूलाम। तो कितने कूलाम निकालना था? 4.34 इंटू पावर 5 कूलाम। एक बार और समझा दीजिए। चलो समझा देते हैं। देखो आप देखो, क्यों नहीं, देखो लिखा है 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने में। अब दिमाग काम करना चाहिए सर। अभी आप हमको बताए थे W का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर मुक्त। देखो लिखा है मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा। मुक्त कितना हो रहा है? और साफ साफ ये सवाल में ऐसा बोल दिए हैं, देखो कि मुक्त लिखा है ना, मुक्त, तो मुक्त से समझ जाओ ना W दिया है। तो आप उन्होंने बोला 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त हो रहा है, तो मैंने कहा W है। कितने कूलाम, इसके मात्रक से पता चला सर हमें क्यों निकालना है। फिर आगे है, जबकि ये अभिक्रिया दी है, मैंने अभिक्रिया नोट किया। अब इसके लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मैंने कई सारी बातें आपको बता दी एन फैक्टर निकालने के लिए। आपने संयोजकता से निकाल लिया 3 आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन से निकाल लिया 3 आ रहा है। आपने कहा सर मोलर वेट क्या होता है? सर एल्युमिनियम का जो भार होता है वो 27 होता है, तो हो गया ग्राम पर मोल। अब फार्मूले में आते हैं सर। ये फार्मूला मुझे पता है, ये फार्मूला मुझे पता है कि W बराबर जेड क्यू होता है, मगर जेड का मतलब इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे नियतांक होता है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू फैराडे नियतांक। कई सारे सर आपने बता दिए, कई सारे आपने बता दिए, हमको बहुत अच्छा लगा। आपने ये भी बताया था फार्मूला सर, मुझे याद है कि W बराबर मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू F इनटू Q। Q की जगह पर हो सकता है मैंने आपको IT बताया हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां IT था तो IT रखा था, यहाँ Q है तो Q रखेंगे। Q के हिसाब से फार्मूला बना के वैल्यू पुट अप कीजिए, कैलकुलेट कर लिया। सर कूलाम में कैसे चेंज की? अरे भैया क्यों, आवेश है, इसका मात्रक ही कूलाम होता है, मैंने चेंज कहां किया? इसका मात्रक ही कूलाम होता है। मात्रक यहां से निकालोगे ना क्यू का, तो एम्पियर सेकंड आएगा। एम्पियर सेकंड का मतलब कूलाम ही होता है। IT एम्पियर सेकंड कूलाम होता है। चले आगे, चलो आ जाओ अगले सवाल पे आओ, जरा पढ़ो और बताओ कैसे लगेगा। दिया है, जल्दी बताओ क्या क्या दिया है। चलो पढ़ो जरा, बताओ जरा क्या क्या दिया है। आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे। दिया क्या है? 1 एम्पियर की विद्युत धारा। तो आपने कहा सर ये हमारा I दिया है 1 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा 15 मिनट तक। आपने कहा सर टाइम हमारा है 15 मिनट, मतलब सर 15 गुणे 60, मतलब सर 900 सेकेंड हमारा समय दिया गया है। हर एक बात आराम आराम चलो। सर समय का मात्रक सेकेंड में होता है, इसलिए हमने सेकेंड में चेंज कर लिया। अच्छा, मिनट तक द्रवित NaCl से होकर प्रवाहित करने से क्लोरीन के कितने ग्राम मुक्त होंगे? कितने? क्लोरीन के कितने ग्राम मुक्त होंगे? बहुत ध्यान समझो, क्लोरीन के कितने ग्राम मुक्त होंगे, मतलब सर आपको W निकालना है। क्या निकालना है? W निकालना है। चलो अच्छा आ जाओ सर, लगाएंगे सवाल, कौन सी बड़ी बात है। सवाल क्या लगेगा नहीं सर, आप क्या बात करते हो। आ जाओ जरा हल करेंगे सर आपको सवाल को, आ जाओ हल कीजिए। क्या बोला उन्होंने? NaCl को। अच्छा सर NaCl का अगर आप ले रहे हो तो ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में। बिल्कुल सही बात है। अब केवल वो क्लोरीन की बात कर रहे हैं कि कितनी क्लोरीन मुक्त होगी, कितनी क्लोरीन मुक्त होगी। तो आप ले लो, ये कौन सा आयन है? आप कहोगे सर ये जो हमारा है, ये हमारा है एन आयन। क्या है? एन आयन। ये हमारा क्या है? केट आयन। और आपने अच्छे से हमें सिखाया था, क्या सिखाया था कि एन आयन एनोड पे जाएगा, केट आयन कैथोड पे जाएगा। मुझे क्लोरीन से मतलब है तो मैंने बोला एनोड पर। एनोड पर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर एनोड पर हो जाएगा Cl माइनस। Cl माइनस ये क्या करेगा? Cl2 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देगा। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे देखो, क्लोरीन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। सर एक ही माइनस है तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। अब सर Cl बनती नहीं, Cl2 बनती है, तो हाफ लगा के Cl2 बना दीजिए। जरा यहां पर एन फैक्टर फटाक से बता दीजिए बच्चों कितना है। तो आप बोलोगे सर यहां पर एन फैक्टर है 1। कितना है? 1। साफ साफ दिख रहा है सर, यहां का एन फैक्टर कितना है? 1। क्लियर है? बोलो क्लियर है? अच्छा गुड लगते हैं। नहीं समझ आ रहा है सर? अरे एकदम आसान सा लगा रहा हूं भाई। NaCl देखो दिया हुआ है ना, NaCl। NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस में। एन आयन है, एनोड पे जाएगा, Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, कहेगा ले जाओ भैया। Cl बनता नहीं, Cl2 बनता है, इसलिए मैंने हाफ Cl2 बना ली है। अब कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? एक। ना समझ में आया तो यहां देख लो, क्लोरीन के ऊपर कितने माइनस लगे हैं? एक ही माइनस लगा है, तो संयोजकता कितनी होगी? एक ही होगी, तो एन फैक्टर कितना आएगा? एक ही आएगा। अब जरा आराम से देखो, जरा आगे सॉल्व करते हैं। आ जाओ जरा, क्या होता है सर W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है ZIT।
क्या होता है ZIT, आराम आराम भी चलिएगा। अच्छा, W बराबर ये भी होता है सर इक्वालेंट वेट अपॉन में ZIT, सॉरी इक्वालेंट वेट IT अपॉन में F, फैराडे नियतांक। एक और होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर वेट इंटू एन फैक्टर इंटू कैपिटल F, और ये हो जाएगा IT। अच्छा सर, मोलर वेट तो आपने बताया नहीं, यहां बता देते हैं। सर क्लोरीन का मोलर वेट कितना होगा? आप कहोगे सर इसका मोलर वेट होता है 35.5 ग्राम पर मोल। क्या बात सही है बच्चों? कि जो हमारा क्लोरीन होता है, देखो उन्होंने बोला है साफ साफ कि क्लोरीन का ही निकालना है और किसी का नहीं निकालना है। तो आपने कहा सर क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने क्लोरीन उठा के ले लिया। क्लोरीन पर बोला एनायन है तो एनोड पर जाएगा, अभिक्रिया बता दी। अच्छा सर, अब इसका एन फैक्टर कितना दिख रहा है? 1। क्लोरीन है तो इसका कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है? तो आप कहोगे सर 35.5 होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये जवाब देंगे सर यहाँ क्लोरीन के तो 2 लोग हैं। ना ना ना, यहाँ एक ही लोग हैं, Cl2 का हाफ। Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन का आधा करोगे तो कितना आएगा? 1 क्लोरीन आएगा, मतलब सर यहाँ पर 35.5 ही आएगा। अच्छा आगे बढ़ो, फिर वैल्यू पुटअप करो, आ जाओ। तो W बराबर क्या? W बराबर हमें निकालना है। W बराबर क्या हो जाएगा? 35.5। I का मतलब 1 एम्पियर है, T का मतलब सर 900 है, अपॉन में N फैक्टर कितना है? 1 है, फैराडे नियतांक कितना है? 96,500 है। क्या सही लिखा है सब कुछ? 15 छक्का 90, 900 सही है, 1 एम्पियर है, 1 है, 35.5 सही है सब कुछ। हाँ लेना जरूरी भाई, उसका 0.5 होता है तो लेना जरूरी है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, खत्म। कितना आ जाएगा? 355 गुणे 9, और यहां आ जाएगा 965 गुणे 0, 1 जीरो पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। जरा W का मान फटाक से निकाल के बता दो, जल्दी से बता दो। 9 से कटेगा क्या? 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, किसी से काटो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कैसे समझा दूं आप बताओ। ये जो कुछ नहीं समझ में आने वाला है ना नितेश जी, आपको कहां कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ बताओगे? कौन सी बात आपको नहीं समझ में आ रही? कौन सी बात? ये बात नहीं समझ में आ रही कि रिएक्शन कैसे हो गई। सिंपल सा था सर, Cl माइनस से Cl बना लो। लो बना के फिर से दिखा दे रहे हैं, Cl माइनस है, तुम Cl बना लो। अब मेरी बात को याद करो, आपने कहा था जिस ओर आवेश ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन उस ओर जोड़े जाते हैं। इधर माइनस का है, उधर जीरो है, जीरो बड़ा होता है, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया। अब जानते हैं सर क्लोरीन कभी भी Cl नहीं जाती है, हमेशा Cl2 जाती है। मगर सर यहाँ क्लोरीन के 1 है, यहाँ 2 है, तो मैंने इस 2 का आधा कर लिया। कितनी सरल तो थी, कितना पीछे से तो समझा के आ रहे हैं ये बात। बस इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो एन फैक्टर 1 हो गया। क्लोरीन का कितना होता है? 5 होता है, रख दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर बता दो फटाक से। 0.33 ग्राम आ रहा है, सही सभी का? आ गया क्या? मैंने भी कर लिया है, चलो आ जाओ। इसका आंसर क्या आएगा? सही बता रहे हो भाई, 0.33 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, चले। 0.33 नॉट 3.02 023 0.33 इज द राइट आंसर। सही है सभी का? आ गया? चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। लिखा है कॉपर सल्फेट, समझना सवाल पे क्या है। कॉपर सल्फेट दिया गया है, कॉपर सल्फेट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपने कहा हमें दिया है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। अच्छा सर, CuSO4 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा Cu2+ और SO4 2-। बना दिया सर, जो आप बनाने के लिए कह रहे थे बना दिया। ये केटायन है, लिखते जा रहे हैं, ये हमारा केटायन है, ये हमारा एनायन है। आगे सर पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। 0.25 एम्पियर की धारा, मतलब सर आई हमारा दिया है 0.25 क्या एम्पियर की धारा 1 घंटे तक। तो आपने बोला सर 1 घंटे का मतलब 1 आवर का मतलब होता है 1 गुणे 60 गुणे 60, मतलब सर 3600 सेकेंड। आगे बढ़ जाइए, इतनी तो बात क्लियर है, 3600 सेकेंड हो गया। अच्छा, प्रवाहित की गई मुक्त, देखो लिखा है मुक्त होने वाले तांबे का भार बताइए। मतलब सर तांबा लेना है। अच्छा सर तांबा ले लीजिए, ये रहा हमारा तांबा। अब केटायन है तो कहां जाएगा? अब बोलोगे सर केटायन है तो कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा। कहां जाएगा? कैथोड पर जाएगा। अब इस बात को समझ लेना, फिर नहीं समझ में आएगी तो फिर कहोगे फिर से समझाइए, फिर से समझाइए। Cu2+ है और एक साइड लिख दो Cu, लिख दिया। इधर आवेश ज्यादा है, इधर 2+ है, उधर 0 है, तो इधर ज्यादा है तो इधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ेंगे? अरे भैया 2+ लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, बराबर बराबर आवेश हो गया। अच्छा जरा यहां एन का मान बता दीजिए फटाक से, फिर एन फैक्टर बता दीजिए एन फैक्टर। तो आप कहोगे सर यहां हमारा एन फैक्टर कितना है? 2 है।
तो मुझे पता चल गया कितना तांबा मुक्त हो रहा है। कितना हो रहा है सर? कितना भी हो रहा है मुझे क्या पता कितना हो रहा है, डब्ल्यू निकालना है, निकाल लोगे, हल कर लोगे। अब इस सवाल में क्या नहीं समझ में आ रहा जरा बता दो, बता दो जरा, इस सवाल में क्या नहीं समझ में आया जरा ये बता दो, अभी तक क्या नहीं समझ में आया ये बता दो, फिर इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, आप लगाओगे 3600। थोड़ा छोटा लिख दिया, नहीं दिख रहा है, चलो चाह जाओ, ये लो बताओ इस सवाल में क्या नहीं समझ में आया, पूरा सवाल पढ़ लो और बताओ। मैं खड़ा हूं, चुपचाप खड़ा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, आराम से, अभी 46 हुआ, आराम आराम, कोई दिक्कत नहीं, 10-12 तक लिखूंगा। बताओ जरा, कोई डाउट है? अगर यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, एक ऐसे बोल के सर हाँ ये वाली लाइन नहीं, फर्स्ट लाइन नहीं समझ में आई, फर्स्ट लाइन नहीं समझ में आई, कि सेकंड लाइन नहीं समझ में आई, कि थर्ड लाइन नहीं समझ में आई, कि फोर्थ लाइन नहीं समझ में आई, कि लाइन नहीं समझ में आई, कौन सी लाइन नहीं समझ में आई? 2 प्लस कहां से आया? अरे भैया यहां कॉपर का 2 ही प्लस है, क्यों? SO4 पर 2 माइनस होगा तो कॉपर पर 2 प्लस होगा, CuSO4 तभी बनेगा, क्योंकि यहां देखो ना Cu के पैर पे कुछ लिखा है ना SO4 के पैर पे कुछ लगा है, मतलब दोनों के पैर पे कुछ नहीं लगा है, मतलब बराबर बराबर वैलेंसी है। अगर बराबर बराबर है तब तो कुछ नहीं लिखा है, अगर अलग अलग होती तो कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे देखो, जैसे H की वैलेंसी 1 होती है, O की वैलेंसी 2 होती है, तभी तो मैं लिखता हूं H2O, क्योंकि H की 1 है, O की 2 है, अलग अलग है, तो पहले की वैलेंसी दूसरे के पैर पे, दूसरे की वैलेंसी पहले के पैर पे, तो H2O बन जाता था। यहां है ऐसा, मगर सर यहां बराबर बराबर है, क्योंकि यहां CuSO4 के पैर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अगर SO4 पर 2 माइनस होता है तो Cu पर 100% 2 प्लस होगा, उस हिसाब से मैंने Cu2 प्लस लिख लिया। दूसरी पंक्ति बताइए, दूसरी पंक्ति में देखो केटायन है तो कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा तो Cu2 प्लस है, इधर Cu है, आवेश किधर जाता है? आप कहोगे सर 2 प्लस बड़ा होता है 0 से, 0 से बड़ा कौन होता है? 2 प्लस, तो आपने कहा सर ये बड़ा है तो इधर ये इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे सर? 2 प्लस का है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 3 प्लस का होगा 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 1 प्लस का होगा 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो हमारा एन फैक्टर निकल के आ गया। एनोड पर होगा तब कैसे होगा? अरे वही होगा भैया SO4 2 माइनस, मगर यहाँ एनोड की बात ही कहां कर रहे हैं, यहाँ कैथोड की बात कर रहे हैं, सिर्फ तांबे के बारे में तुमसे बात कर रहे हैं ना, तो तांबे के बारे में देखो, तुम पता नहीं कहां चले जा रहे हो, जो सवाल दिया है वैसा देखो। अगर यहां पर भी होता तो 2 ही तो माइनस है ना, 2 माइनस है तो और कुछ निकल जाती क्या? 2 माइनस है तो 2 ही होगा एन फैक्टर, ठीक है? इसको सवाल को लगाओगे आंसर बताओगे, एन फैक्टर नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है 2 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लिखोगे 4 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिखोगे 1 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लिखोगे 3 होगा, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन लोगे वही इतने यहाँ आएंगे, ठीक? MW निकाल लो, किसका है? तांबे का। तांबे का MW कितनी होता है? Cu का कितना होता है बताओ ना, मुझे क्या पता, मुझे पता होता तो मैं यहाँ होता, बताओ। Cu का परमाणु भार कितना होता है कॉपर का, बताओ। Cu का परमाणु भार, लो किसी को नहीं आ रहा, अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलना, हल करना है इसको, अगले सवाल में चल रहे हैं। 63.5, बहुत बढ़िया। आगे क्या आएगा? ग्राम पर मोल आएगा। अब बच्चा कोई कह रहा है सर यहाँ 2 कैसे लिख दिए? 4 बार समझा चुका हूं, अब अगले सवाल में स्पीड बढ़ाऊंगा। 2 प्लस लगे इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 3 प्लस लगे होते 3 इलेक्ट्रॉन लिख देता, 4 प्लस लगे होते 4 इलेक्ट्रॉन लिख देता, जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन। चले आगे बढ़े, अगले सवाल में आओ। कल सवाल का आंसर पूछूंगा, अभी नहीं पूछूंगा। लिखा है एक विद्युत धारा कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयनों में जो श्रेणीबद्ध है प्रवाहित की गई, यदि किसी समय में 0.7 ग्राम तांबा एकत्र हो तो उतने ही समय में कितना सिल्वर प्राप्त होगा? वाह वाह, क्या सवाल है, देखो जरा सवाल क्या है, देखो अरे दिया है क्या, ये देखो, बहुत ध्यान सुनना, मजा आएगी। पहले एक चीज के बारे में पढ़ते चलो, फिर दूसरे चीज के बारे में बात करेंगे। पहले क्या दिया है देखो जरा, 0.7 ग्राम तांबा मुक्त हो रहा है। तांबा कहां है? कॉपर सल्फेट के विलयन में। देखो कहां है सर, तांबे की बात करो तो कहां होगा? कॉपर सल्फेट में होगा। तो आपने कहा सर कॉपर सल्फेट का अगर आप विलयन ले रहे हो तो क्या बनेगा? Cu2 प्लस बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा। अच्छा सर यहां से तांबा मुक्त कराओगे ना, सर ये तांबा है, ये कैटायन है, ये कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पर जाएगा। कहां जाएगा? कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर जाएगा तो क्या बनाएगा? Cu2 प्लस, यहां Cu बनाएगा, देखो Cu2 प्लस होगा, यहां बनाएगा Cu, इधर आवेश ज्यादा तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो 2 मैंने लगा दिया। फिर आपने कहा सर इसका एन फैक्टर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इसका एन फैक्टर हमारा 2 हो गया। हर एक बात लिखते चलो। अच्छा और कुछ नहीं, समय उतना ही है, समय की बात नहीं कर रहे हैं वो, आराम आराम देखते हैं।
ठीक है, ये पहले वाले की बात है, सबसे पहले वाले की बात है, तो मैं इसको n फैक्टर 1 मान लेता हूं। देखो आराम आराम समझो, तो एक ये पहले वाले विलियन के लिए है, इसलिए मैं इसको n फैक्टर 1 मान लेता हूं। क्यों माना? क्योंकि सर कॉपर सल्फेट वाला विलियन पहला है और सिल्वर नाइट्रेट वाला विलियन दूसरा है, तो मैंने आपको इसके लिए 1 मान लिया, दूसरे वाले के लिए 2 मान लीजिएगा। और कुछ दिया गया है? हाँ दिया गया सर, तांबा एकत्र हो रहा है, तो हमारा जो W1 है सर हमारा, वो हमारा है 0.7 का ग्राम। अच्छा, तो इसका मोलर वेट कितना होता है? 1 के लिए बोलोगे, क्योंकि सर का पहले देखो, पहले विलियन की बात कर रहे हो तो उसमें सब कुछ 1 मानोगे, दूसरे विलियन की बात करोगे तो उसमें सब कुछ 2 मानोगे, तो इसका मोलर वेट 1 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जरा बता दो, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 63.5 ग्राम पर मोल। ये मुझे बातें सर पता है, इतनी बातें मुझे सर पता है। जरा दूसरे विलियन में आ जाइए। अगला क्या है? आपने कहा सर अगला आपका है सिल्वर नाइट्रेट का विलियन। सिल्वर नाइट्रेट है तो आप कहोगे सर ये हमारा Ag+ में टूटेगा और NO3- में टूटेगा। क्यों सर? क्योंकि आपने हमको 11th में सिखाया था कि जो नाइट्रेट आयन होता है उस पर 1- होता है, तो सिल्वर पर भी 1 ही प्लस होगा। अच्छा देखो जरा, क्या निकालना, क्या है निकालना है? उतने ही समय में कितना सिल्वर प्राप्त होगा। अच्छा सर, अगर सिल्वर निकालना है तो आप कहोगे सर ये वाला क्या है? आप कहोगे सर ये वाला हमारा केटायन है, तो कहां जाएगा? कैथोड पर जाएगा। कहां जाएगा? कैथोड पर। Ag+ है तो क्या बनाएगा? Ag बनाएगा। किधर आवेश ज्यादा? इस साइड, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दो, काम बन गया। तो इसका क्या होगा? तो इसका जो n फैक्टर 2 आएगा वो हमारा 1 आएगा। और दूसरा विलियन है तो n फैक्टर 2 मानोगे, दूसरे विलियन के लिए सब कुछ 2 रहेगा, तो n फैक्टर 2 कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा सर, इसके लिए मुझे W2 निकालना है। क्या निकालना है? W2। मतलब मुझे पता नहीं है कि कितना हमारा सिल्वर मुक्त हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मगर हमको एक बात पता है सर, मोलर वेट ऑफ 2 कितना होता है सिल्वर का, जरा बता दीजिए कितना होता है? 108। हाँ 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। बताइए सिल्वर कितना होता है? आओ अच्छा सही बोला, 108 होगा। कितना होगा? 108 ग्राम पर मोल होगा। इतनी बातें पता चल गई ना? अब हल कर लो। कैसे हल करोगे? फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे के कौन से नियम से? द्वितीय नियम से। किसी को फार्मूला ये वाला याद है? मैं लिखूंगा जरा, किसी को अगर फार्मूला याद हो तो मैं लिखने जा रहा हूं, जरा देखो। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, W1 अपॉन में W2 बराबर होता है मोलर वेट 1 अपॉन में मोलर वेट 2 इंटू n फैक्टर 2 अपॉन में n फैक्टर 1। उस दिन मैंने फार्मूला लिखा था, कई बच्चों को समझ में नहीं आया था कि फार्मूला कैसे लिखा है, उसको मैं यहां पर समझा दे रहा हूं। मैंने जब आपको ये फार्मूला बनाया था प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको कुछ ऐसे लिखा था, देखो जरा, मैंने आपको कुछ ऐसे लिखा था, मोलर वेट 1 अपॉन में n फैक्टर 1 बटे में मोलर वेट 2 अपॉन में n फैक्टर 2, ऐसा कुछ लिखा था। फिर मैंने इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दिया था। कैसे लिखा था? देखो जरा, ये हो गया मोलर वेट 1 अपॉन में n फैक्टर 1, और इस वाले को क्या बोल दो? देखो इस वाले को क्या बोल दो? डिवाइड। तो ये हो गया डिवाइड मोलर वेट 2 अपॉन में n फैक्टर 2। भाई आपको फिजिक्स मैथ पढ़ा रहा हूं। अब इसको क्या है? डिवाइड है ना, तो इसको मल्टीप्लाई बना दो, तो क्या हो जाएगा? मोलर वेट 1 अपॉन में n फैक्टर 1, मल्टीप्लाई में मारोगे तो पलट जाएगा n फैक्टर 2 अपॉन में मोलर वेट 2। हो गया। अब बना लो ये वाला फार्मूला, मोलर वेट 1 अपॉन में मोलर वेट 2 इंटू n फैक्टर 2। देखो ऐसे बन जाएगा, मोलर वेट 1 अपॉन में इसको ले लो मोलर वेट 2 इंटू n फैक्टर वाला इधर ले लो n फैक्टर 2 बटे में n फैक्टर 1। ये उस दिन वाली बात थी, इतनी लंबी चौड़ी बात थी, मैंने शॉर्टकट में लिख दी थी। तो कह रहा सर आप गलत लिखे पहले का NF। ठीक भाई, नजरें बहुत तेज हैं, चलो आ जाओ सही कर देते हैं। बस सही है। 2 ही था, हो गया होगा, मिस्टेक्स हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। चलो हल किया जाए इसको। वेट 1 कितना दिया है? वेट का 1 कितना दिया है? वेट का 1 0.7, 0.7 हो गया। वेट 2 हमें निकालना है। मोलर वेट 1 कितना दिया है? आपने कहा सर 63.5। एन मोलर वेट 2 कितना है? 108। एन फैक्टर 2 कितना है? 1। एन फैक्टर 1 कितना है? 2। आप इसे सॉल्व करेंगे और आंसर इसका निकाल के रखेंगे। ठीक है, आप इसका आंसर कल मुझे बताएंगे, इसका आंसर कितना आ रहा है। छोड़ दो इतना, अभी तो कह रहे थे सर फास्ट, अब स्लो हो गया। बताओ लग जाएगा? 2.38 ग्राम है, बुक में दिया है, मुझे ये मत बताओ। लग जाएगा ना? ये कैलकुलेशन हो जाएगा कि मैं ही करूं? टाइम पर मत जाओ, बहुत टाइम मत देखो। सही है, लग जाएगा कि लगाऊं? लगाऊं क्या? जी सर जी लगा दीजिए। ओह हर चीज लगा दो, बहुत बढ़िया।
चलो आओ लगा देते हैं। एक काम करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ उधर, तो इधर आ जाएगा 63.5 इंटू वेट 2, इन दोनों को इधर बुला लेता हूँ 0.7 इंटू 108 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वेट 2 बराबर क्या आ जाएगा 0.7 इंटू 108 इंटू 2 और डिवाइड में आ जाएगा 63.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, वेट 2 बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणे 108 गुणे 2 बटे में 635। हल करो, पता नहीं मुझे कितना आएगा, कल वाला फार्मूला गलत था। बहुत बढ़िया। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता या लेता है वो वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जब किसी परमाणु पर आयन लगा हो, आवेश लिखा हो, चार्ज लिखा हो, जितना प्लस या माइनस का चार्ज लिखा होता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। एल्यूमिनियम पर 3+ लिखा था तो उसकी संयोजकता 3 हो गई थी। क्लोरीन पर अभी 1- लिखा था तो उसकी संयोजकता 1- हो गई थी। माइनस प्लस नहीं होती, संयोजकता कभी प्लस और माइनस में नहीं होती। किसी परमाणु पर आप कोई आवेश लगा दो, जितना आवेश लगा होगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। क्लियर? आग लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। दिया है, क्या दिया है 5 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब सर आई बराबर हमारा 5 एम्पियर का हो जाएगा। विद्युत धारा को आधे घंटे तक, मतलब सर टी हमारा है हाफ आवर, मतलब सर हाफ इंटू 60 बराबर 30 इंटू 60 1800 सेकेंड्स, 1800 सेकेंड हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में फिर वही विलयन है कॉपर सल्फेट का, बार बार वही विलयन की जिक्र कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन है Cu2+ आएगा, SO4 2- आएगा। लगाने की जरूरत है नहीं, आप सीधे ऐसे बोल दो सर केटायन है कैथोड पर जाएगा। कहां जाएगा? कैथोड पर जाएगा, तो Cu2+ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और सीधे बना लेगा Cu। अगर ये बात आप नहीं लिखते हो तो नंबर पेपर में नहीं कटेगा। अगर ये वाली लाइन नहीं लिखोगे तो नंबर पेपर में नहीं कटेगा। डायरेक्ट बता दो ना सर कॉपर मुक्त कराना है, कॉपर के ऊपर कितना प्लस लगा है 2+ लगा है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। सीधे डायरेक्ट बता दो ना, दिमाग ही ना लगाओ। सर कॉपर को मुक्त कराना है, यस सर, कॉपर के ऊपर कितना प्लस लगा है 2+, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे आ जाइए सर, और कुछ दिया है क्या? हाँ एन फैक्टर हो गया। इसका मोलर वेट सर कॉपर है, इसका मोलर वेट कितना होगा 63.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इतनी सारी बातें मुझे पता हो गई। विलयन प्रवाहित करने से कितना तांबा मुक्त होगा W मुझे निकालना है, निकल आएगा। बहुत तेज कर रहा हूं इसलिए हैंड राइटिंग तुमको अच्छा लग रहा है, ठीक है? लिखने का टाइम दीजिए। अरे तुम्हारे पास आ जाएगा, लिख लेना आराम से। साउंड प्रॉब्लम कर रहा है क्या? एनोड और कैथोड कैसे पहचाने? अरे ये केटायन है ना, तो कैथोड पर जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। याद रखो ना, थोड़ा रटो, एक दिन रट जाओ, कुछ बातें रट जाओ ना तुम लोग, रटने में तुम आए हो। केटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे, बात खत्म, पैसे हजम। वहीं पर ऐसे बोल दो ना, केटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, ऐसे नॉर्मल याद रखो। केटायन क्या होता है? जिसके ऊपर प्लस लगा हो। एनायन कौन है? जिसके ऊपर माइनस लगा हो। केटायन कैथोड पर, एनायन एनोड पर, मामला खत्म, पैसे हजम, ठीक है? अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है क्या सर? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं सर? आता होगा ना। देखो ये सवाल आपको लगाना है। एक बात आपसे जिक्र करता हूं, पढ़ने के समय केमिस्ट्री बता रहा हूं, पढ़ने के समय अतिरिक्त हटकर मत पूछो। पहला, नहीं पूछोगे ज्यादा समझ में आएगा। जितना तुम अतिरिक्त पूछो जाओगे, हटकर, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे हटकर पूछोगे, उतना कम समझ में आएगा। क्योंकि मैं अगर वो समझाने चला जाऊंगा तो ये समझाने में तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, जितना बोलूं बस उतने पर ध्यान दो, बस उतने पर ध्यान दो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मैंने आपको एक लाइन वाला बताया कि ये ऐसा होता है तो इसका एन फैक्टर ऐसे निकलता है। अगर मैंने आपको एक लाइन वाला ऐसे पढ़ाया तो आपको वही एक लाइन वाला भी पढ़ना है। जब 2 लाइन वाला आएगा तो मैं 2 लाइन वाला बताऊंगा, ऐसा तो नहीं। मगर जब एक लाइन वाला पढ़ रहे हो तो एक ही लाइन वाला पढ़ लिया जाए ना। जब 2 लाइन वाला पढ़ेंगे तो वहां 2 लाइन वाला सीखा जाएगा। पता लगे एक लाइन के चक्कर में मुझे 2 लाइन भी सिखा दिए आप, एक लाइन 2 लाइन में कंफ्यूजन हो गई।
तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो अपने मन में। जितना ज्यादा आप सीखने की चाह रखोगे उतना ज्यादा आपके मन में कंफ्यूजन आएगी। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पता है कौन सा टॉपिक कब और कैसे समझाना है। ज्यादा पर अगर आप ज्यादा अतिरिक्त भागेंगे तो उतना ही कम केमिस्ट्री समझ में आएगी। और केमिस्ट्री ना समझ में आने का कारण, अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है उसके केमिस्ट्री ना समझ आने का सबसे बड़ा रीजन है उसका क्लास में जो फोकस रहता है वो कहीं और रहता मेरे पास है, मगर मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पढ़ाने के अंदर वो नहीं सीखता, उससे बाहर पूछता सर ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा। अरे भाई वैसा नहीं बता रहा हूं ना, जब वैसे की बात करूंगा तो वैसा वाला बताऊंगा, अभी ऐसे की बात करूं तो ऐसा वाला सीखो। हर एक बात को हर एक समय पर सीखना जरूरी है। अब एक समय पर दो चीजें आपको सिखाना भी संभव नहीं है और आप सीख भी नहीं पाओगे। मैं एक ही साथ सबको सिखा दूंगा, आपके दिमाग में नहीं आएगा। एक समय पर एक ही चीज सीखो। या कोई कहते हैं ना डांटना वाटना, सर आप बहुत डांटते हैं सर, और कोई सर नहीं डांटते पढ़ा के चले। डांटना, जब हम आपको डांटते हैं तभी आपको पता होना चाहिए आपकी गलतियां कहां है, मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कोई मैं अतिरिक्त, ये सब फिजिक्स है, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब फिजिक्स है, बट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ यहाँ डिफरेंट क्या है, एन फैक्टर ही तो डिफरेंट है, रिएक्शन ही तो डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही तो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ तो सेम है कैलकुलेशन। तो आप वो सीखो ना जहां पर डिफरेंट है, वो तो आपको आती है जहां पर कैलकुलेशन है। डब्ल्यू तो पहचान ही लेते हो, विलियन तो पहचान ही लेते हो, फार्मूले याद करो, कैसे टूट रहा है वो याद करो, कैसे कर रहा हूं वो याद करो, कैसे समझ रहे हो वो याद करो। बोलो अब क्या है, पढ़ाते हैं फिर वो पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं। भाई भूल ही तो जाओगे, रिवीजन नहीं करते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी वही आती है रिवीजन में। जब रिवीजन नहीं करोगे तो भूलना स्वाभाविक है, तय है। उसमें कौन सी आपके ऊपर अपने आप को दोष निरूपण क्यों करते हो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज हो रिवीजन नहीं करोगे कैसे भूल, भाई फार्मूला याद नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना, कैसे याद करोगे। जब याद करोगे ना, डेली प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। आज इतने सारे सवाल मैंने आपको बताए हैं, अगर इन्हीं सवालों को, ये जो 5 सवाल है ना, अगर आप इन्हीं 5 सवालों को दोबारा अपने आप प्रैक्टिस कर लो ना, आ जाएगा। कि डब्ल्यू क्या है सर, हमको बता दिए आप डब्ल्यू क्या है। मुक्त, जहां पर मुझे मुक्त दिखेगा वहीं मैं डब्ल्यू उड़ा दूंगा। मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा डब्ल्यू। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं आज आपने कैसे सिखा दिया, बहुत अच्छा सिखा दिया। कोई परमाणु लिखा है उस पर जितना आवेश लगा वही उसका संयोजकता हो जाती है। या मैं कैटायन कैथोड पर भेजकर एनायन एनोड पर भेजकर देख लूंगा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जान लूंगा एन फैक्टर कितना आ रहा है। मोलर वेट हमको पता ही है, एल्युमिनियम का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है, सब हमको पता ही है, आते ही है सर। छोटी छोटी चीजें आते हैं। आज मैंने सिल्वर का नहीं पता था, आज सिल्वर का भी याद कर लिया, आज के बाद नहीं भूलेंगे सर। सिल्वर का हमारा 108 होता है। जो नया नया आएगा उसको याद करते चलो, काम खत्म बनता चला जाएगा। ठीक है, चले। बात आज क्लास समझ में आ गई क्या सभी को? सभी को आज की क्लास कैसी लगी एक बार बता दीजिए। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, जो आपको बोला जा रहा है वो कीजिए। एल्युमिनियम निकालने को बोलेंगे तो जहां होगा वहां निकलेगा ना। ऐसा नहीं है कैटायन को एनोड पे उड़ा दोगे ना। धनायन है तो कहां जाएगा, कैटायन है तो कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा। हमने अच्छे से समझाया था आपको, विपरीत जाएगा ना। कभी प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, क्या प्लस वाला प्लस के पास चला जाएगा। एनोड तो प्लस का होता है ना, और हमारी कॉपर भी प्लस की है, तो क्या चला जाएगा? नहीं सर, प्लस वाला प्लस के पास जाएगा ही नहीं, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जाएगा ही नहीं। तब जाएगा नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। इसलिए आपने सीखा है कैटायन कैथोड पर, एनायन एनोड पर। ठीक है, तो क्लास के दौरान थोड़ा सा फोकस रखो, हर एक बात समझ में आएगी। कुछ बातें होती है जो आपको प्रैक्टिस से आती है, हर एक बात प्रैक्टिस से आती है। एक सवाल नहीं, मैं 5 सवाल बताया हूं, सोचो जरा, 5 सवाल बताया हूं। 5 सवालों तक भी आपको ये कंफ्यूजन थी कि एन फैक्टर कैसे आ रहा है। तो मतलब आप पहले सवाल और दूसरे सवाल में अगर सीख लिए होते कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो तीसरे सवाल में एन फैक्टर सीखना ही नहीं पड़ता। फिर आपको प्रोसेस सीखना पड़ता, कैसे क्या क्या पता होगा तो कैसे लगाएंगे। तो इतने सारे फार्मूले आपको इसके याद होने चाहिए। फार्मूले याद होंगे तो सवाल लग जाएगा। तो 5 सवाल मैंने बता दिए हैं। जो अतिरिक्त सवाल होंगे जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो अतिरिक्त एक जब क्लास ली जाएगी न्यूमेरिकल की, तो वहां आपको पढ़ाएंगे। अभी इन 5 सवालों पर आपको फोकस करना है और इनके बेस पर अलग सवाल लगाने हैं। मैंने आपकी बुक देखी है, उस बुक में एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा खतरनाक सवाल है। उस खतरनाक सवाल को मैं एकदम फ्री टाइम में बताऊंगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल की सीरीज कराऊंगा। ठीक है, पर्सनल चैप्टर्स की जो न्यूमेरिकल की सीरीज कराऊंगा वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, खतरनाक थोड़ा सा है तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में फिर यहीं तक रखेंगे। कल आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिरोध, चालकत्व, पहले बता के जा रहा हूं, पढ़ लेना। प्रतिरोध पढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा, चालकत्व कंडक्टेंस पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर मैं पढ़ाऊंगा विशिष्ट चालकत्व या चालकता। कल मैं इतनी सारी चर्चाओं की बात करूंगा और इसके अलावा भी अन्य बातों पर चर्चा करूंगा। सेल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, सेल स्थिरांक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सेल के बारे में ना करके सेल स्थिरांक को पहले चर्चा करेंगे। यहां तक कल चर्चा रहेगी। कल इतनी क्लास आपको पढ़नी है, पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, तो कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। आज क्लास में न्यूमेरिकल की क्लास थी, कैसी लगी आप जरूर बताएंगे और दोबारा 5 न्यूमेरिकल को अपने आप करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। सो जाइए थोड़ी देर, फिर जगिएगा, अगली क्लास कीजिएगा। ठीक है।
हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं इस प्यारी सी शानदार जानदार क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा सुप्रभात। सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आज की क्लास की चर्चा करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा। प्यारे बच्चों, कल की क्लास क्यों नहीं हो पाई आप जानते हैं। कल महामुकाबला होने वाला था, प्रिंस सर हिंदी का और फिजिक्स वाले सर आनंद सर लेने वाले थे फिजिक्स का। किसी कारणवश कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो पा रहा था, उस कारण से मैं भी नहीं ले पाया क्लास। मैंने सोचा था कि लास्ट में ले लूंगा क्लास, जब महामुकाबला खत्म हो जाएगा उसके बाद क्लास ले लूंगा आपकी, बट इसी कारणवश मैं भी कल क्लास नहीं ले पाया। प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में फिर स्वागत करते हैं सभी का। मैं चाहता हूं कि एक बार अपने दोस्तों को बुला लीजिए इस क्लास के अंदर। तो क्लास बहुत धमाकेदार रहने वाली है, मजेदार रहने वाली है। क्लास के अंदर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आंकिक प्रश्न की बात करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं, जो है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम से, इलेक्ट्रोलाइसिस के जो रूल है फैराडे का, मतलब फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस का जो रूल है उसके नियम के आधार पर, फैराडे के नियम के आधार पर हम आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कई सारे बच्चों की कमेंट आ रहे थे, सर इतने ज्यादा फार्मूले आपने लिखा दिए हैं, फार्मूले कहां यूज आएंगे। आज पता चल जाएगा कि फार्मूले कहां यूज आने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तो स्वागत करता हूं इस प्यारी सी क्लास में। मैं चाहता हूं एक बार सभी अपने दोस्तों को बुला लीजिए। हाँ सर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक फिर से सर बताइए, समझ में नहीं आया प्लीज सर। ओके, बता दूंगा। और कुछ, और कोई डाउट है? नोट्स मिल जाएगा आज। विजय आ गया है, जो हमारा टेक्निकल गुरु है। हाँ, यहाँ टेक्निकल गुरु विजय जी हैं, तो विजय आ गए हैं, स्कैन कर रहे हैं नोट्स को। ठीक है, स्कैन कर रहे हैं नोट्स को, आपके पास आ जाएगा। कुछ कुछ बातें करनी थी आपसे। क्या बातें कर सकता हूँ? थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए आपसे बातें कर सकता हूँ सर? आपका मंतोष कुमार हिल सिलेबस बहुत पीछे है सर, फास्ट कीजिए। अरे भाई बहुत पीछे नहीं है, चिंता मत करो, कवर हो जाएगा।